गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम गणित भाग 2 में जो हमारा नमूना प्रश्न पत्र है उसका जो प्रश्न क्रमांक 3 है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रियंका पांडे है, मैं अभ्युदय नगर मनपा माध्यमिक शाला से। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार का है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 ए बी, प्रश्न क्रमांक 2 ए बी, 3 ए बी और 4 ए बी और 4 और 5 इस प्रकार से प्रश्न है, जिसमें से आज हम लोग बच्चों फोकस करने वाले हैं सिर्फ प्रश्न क्रमांक 3 का जो अ है, हम उसके बारे में आज डीपली देखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 का जो अ है उसमें क्या है। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 का जो अ है उसमें 3 अंक वाले आपको 2 कृतियां पूछी जाएंगी। ध्यान दीजिए बच्चों, ये कृतियां हैं। इनमें से कोई भी एक कृति जो है वो आपको पूरी करनी है। तो कृतियां जैसे कि उदाहरण के लिए लंबाई या कोण ज्ञात करना, और या फिर हो सकता है कि आपको रिक्त स्थान चौकट दिए हो और उसमें उपपत्ति लिखना होगा, इत्यादि इत्यादि चीजें जो है वो पूछी जा सकती है। तो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं अपना पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे कि हर चैप्टर में से किस प्रकार से जो है वो प्रश्न क्रमांक 3 का जो अ है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो चीज बच्चों आपको ध्यान देने वाली ये है कि ये जो होता है बच्चों, ये कृति होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे बच्चों सवाल है और यहाँ पर कृति दी हुई है, तो इसमें बच्चों चूंकि ये बच्चों 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 6 बॉक्स आपको दिए जाते हैं। तो वो 6 बॉक्स में से आपको हाफ हाफ मार्क्स के सारे होते हैं, जो कि अगर करेक्ट सारे आपके हो जाते हैं तो आपको 3 नंबर जो है वो पूर्ण मिल जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके 6 बॉक्सेस यहाँ पे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टीचर यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे जो 2 है उसको एक हम लोग कंसिडर करेंगे। मैं एक पॉइंटर ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारे हमारे पास यहाँ पे 6 बॉक्सेस होते हैं बेसिकली। यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग एक ही कंसीडर करेंगे। आपको पूछा जाएगा 6 ही, भले यहाँ पे आपको 3 एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में आपको मेनली क्या होगा बच्चों, 6 बॉक्स पूछे जाएंगे। हर बॉक्स के ऊपर हाफ मार्क्स जो है बच्चों वो कवर होता है। अगर आपने सब सही लिखे हैं तो आपको 3 में से 3 नंबर जो है वो पूरा मिल जाएगा। आपको 2 दिया रहेगा प्रश्न, जिसमें 2 में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है बच्चों पता है, यहाँ पर बच्चों आपको हिंट काफी अच्छी तरीके से दिया होता है, तो इसको फिल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा समरूपता का मैंने एक सवाल लिया है। जैसे कि आप जानते हो त्रिभुज TEF यहाँ पर है। तो इस त्रिभुज संलग्न आकृति में त्रिभुज के अंत भाग में स्थित बिंदु x आपको दिखाई दे रहा है। बिंदु x को त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से क्या है, जोड़ा गया है। इसी प्रकार रेख PQ जो है वो DE के समांतर दिया हुआ है। QR जो है वो EF के समांतर दिया गया है। बच्चों मैं जैसा बोल रही हूँ आप लोग वहां पर देखते जाओ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है मेरे इसमें फोन में, तो मैं नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन आप यहाँ पे जो भी मैं बोल रही हूँ आप वहां पे देखते रहो। तो PR जो है वो DF को सिद्ध, जो PR जो है वो समांतर रेख DF को सिद्ध करने के लिए जो है वो आपको निम्नलिखित जो है वो चौखट को पूर्ण करना है। ठीक है, तो पहला बच्चों हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, आप एकदम स्टार्टिंग से देखते जाओ। और हाँ, इसमें बात ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ खाली खाली जो चौखट दिया हो खाली वही फिल करना है, नहीं बच्चों, आपको ये पूरा सवाल जो है वो लिखना होता है, तो ही आपको जो है मार्क्स मिलता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने खाली चौखट बना दिया और आपने खाली आंसर लिख दिया, नहीं बच्चों। ये जो कृति के सवाल होते हैं उसमें आपको पूरा जो है सारे स्टेटमेंट, सारे समीकरण जो भी स्टेप वाइज होते हैं वो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है यहाँ पर, त्रिभुज XDE। ध्यान से देखो बच्चों, जैसे मैं बोल रही हूँ आप वहीं पर देखो, XD और E। ठीक है, तो XED आपको दिखाई दे रहा है।
तो इस त्रिभुज में बच्चों यहाँ पर क्या है, PQ जो है वो समांतर किसके दिया हुआ है, DE के समांतर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ये इसको हम कहते हैं दत्त। दत्त का मतलब क्या होता है बच्चों, जो दिया हुआ होता है उसको हम दत्त कहते हैं। तो ये आपका दत्त है, यानी कि सवाल में आपके दिया हुआ है। तो उसके बाद बच्चों आपको पता है समानुपात का मूलभूत प्रमेय, आप लोग पहले ही इसको पढ़ चुके हो। जब किसी त्रिभुज में कोई जो रेखा है वो किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के सीधी समांतर होती है, तो उस त्रिभुज में हम समानुपात का मूलभूत प्रमेय किस तरीके से लगा सकते हैं। तो XP बटे, देखो त्रिभुज एक्स ई डी को ध्यान से देखो बच्चों, XP बटे PD बराबर हो जाएगा XQ बटे QE के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी प्रकार से त्रिभुज XEF हमको लेना है। XEF में QR जो है वो EF के समांतर है। ये भी क्या है बच्चों, आपको दत्त है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, XQ बटे QE बराबर XR बटे RF। ठीक है, कारण क्या लिखेंगे, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो आपको ज्यादा बॉक्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक्चुअल में आपको जब सवाल पूछेगा तो आपको 6 बॉक्स ही जो है वो फिल करना होगा। तो ये समानुपात के मूलभूत प्रमेय से अब आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को हम ध्यान से देखेंगे। तो दोनों समीकरणों को ध्यान से देखने पे हमको क्या पता चलता है बच्चों, XQ बटे QE जो है वो दोनों भी समीकरण में सामान्य है, यानी कि कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, XP बटे PD बराबर XR बटे RF, यानी कि जो रेख PR है वह भी क्या हो जाएगी, DF के समांतर हो जाएगी, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। समझ में आया बच्चों, किस प्रकार से 6 बॉक्स आपको दिए हुए हैं, 6 बॉक्स में हमको जो है वो आंसर फिल करना है, और प्रत्येक जो बॉक्स है, प्रत्येक जो कोष्टक है उस पर आपको आधा अंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। और कई उदाहरण हम इसी प्रकार से देख लेंगे। एक और आपको उदाहरण दिया हुआ है, ये भी आपके चैप्टर फर्स्ट का यानी कि समरूपता का ही है। यहाँ पर आकृति आपको दी है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें LM जो है वो BC के समांतर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको कुछ मान दिए गए हैं। जो AL का मान है वो x+3 है, जो BL का मान है वो x-3 है, AM का मान x+5 और MC का मान जो है x-2 दिया हुआ है। अब ये कृति आपको दी हुई है, तो पहले बच्चों आप लोग क्या करोगे, जो कृति आपको दी हुई है उसे हम एज इट इज यानी कि जैसे का तैसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों हमें जो खाली कोष्टक है उसमें अपना आंसर फिल करना है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या करना है इसमें अपने को। x का मान ज्ञात करने के लिए हम कहाँ से कृति स्टार्ट करेंगे, जो हमारा त्रिभुज ABC है उसमें LM जो है वो BC के समांतर है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, कोई त्रिभुज दिया हुआ है, एक रेखा जो त्रिभुज की किसी तीसरी भुजा के समांतर है, तो आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, यस, हम यहाँ पे लगाएंगे समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से ये हमारे पहले कोष्टक का आंसर हो गया। तो AL, आप मेरे साथ त्रिभुज की ओर देखिए बच्चों, AL बटे LB बराबर हो जाएगा AM बटे बटे MC के। ठीक है बच्चों, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या आंसर आ जाएगा, MC। सारे मान तो दिए हुए हैं बच्चों, देखो यही फायदा होता है, जब कृति दी होती है तो हमको काफी हिंट मिल जाता है बच्चों। सारे मान दिए हुए हैं, अब हमने जो MC कोष्टक में फिल किया है, जाहिर सी बात है अब हमको उसका भी मान पुट अप करना है, तो हम क्या करेंगे, MC की जगह पर x-2 जो है वो लिख देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। अब क्या करेंगे, x+3 बटे x-3 बराबर x+5 बटे x-2। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए बेसिक सी चीज है बच्चों, हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि हमको तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तिर्यक गुणा किस प्रकार से करेंगे, हम x+3 का गुणा x-2 में करेंगे, बराबर x+5 का जो गुणा है हम x-3 में करेंगे। तो इसे सॉल्व करने पर आपको x² + x माइनस ब्रैकेट में मिल जाता है 6 बराबर x² + 2x - 15। तो आप देख रहे हैं बच्चों, सामने लिखा हुआ है हाफ 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 अंक लिखे हुए हैं, किस प्रकार से हर एक ब्रैकेट पे आपको नंबर जो है वो मिलता जा रहा है। तो x² + x - 6 बराबर x² + 2x - 15। तो x का मान यहाँ पे क्या मिल गया हमको बच्चों, 9, यानी कि हमको x का मान जो है वो 9 मिल गया। इस प्रकार से आपको अगर सारे आपके बॉक्स करेक्ट है तो आपको 3 अंक जो है वो प्राप्त हो जाएगा, और प्रत्येक कोष्टक के लिए, प्रत्येक बॉक्स के लिए जो है वो आपको हाफ मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। समझ में आया बच्चों, किस प्रकार से ये कृति इतनी आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हो।
बस स्टेप वाइज आपको जाना है, जैसे जैसे आपको दिया हुआ है बस वैसे वैसे आपको देखते हुए उसे हल करना है। ये और एक उदाहरण हो जाता है बच्चों, ये भी समरूपता चैप्टर का ही है। तो पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पी क्यू जो है वो भुजा एस आर के समांतर दी हुई है। वहां पे बच्चों आपको दिख नहीं रहा है, वहां पे एस के बाद यहाँ पे साइड में आर है। ए आर का मान जो आपको 5 एपी दिया हुआ है, ए एस का मान 5 ए क्यू दिया हुआ है। तो निम्नलिखित कृति को है जो वो सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसे आपका दिया हुआ है बिल्कुल वैसे एज इट इज हम लोग लिखते जाएंगे। उसके बाद हमें जो पूछ रहा है ब्रैकेट का, उसको हम लोग सोचेंगे कि हमें उसमें क्या करना है। तो देख लेते हैं बच्चों, त्रिभुज यहाँ पे दो दो लिया हुआ है, पी क्यू ए और आर एस ए। ये दोनों त्रिभुज हमको देखना है कि इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। तो लेट्स चेक। कोण पी क्यू ए, ओके, कोण पी क्यू ए ये सर्वांगसम है आर एस ए के। तो कोण पी क्यू ए जो है वो सर्वांगसम है आर एस ए के। तो आप देख सकते हैं बच्चों, समांतर जो रेखाएं होती है और तिर्यक रेखा यदि उसको प्रतिच्छेदित करती है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके जो एकांतर कोण बनते हैं वो सर्वांगसम होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे कारण क्या आएगा, क्यों दोनों कोण सर्वांगसम है, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण है बच्चों। उसी प्रकार से कोण पी ए क्यू सर्वांगसम है आर ए एस। आप आकृति में देखिए बच्चों मेरे साथ, पी ए क्यू सर्वांगसम है कोण आर ए एस के। तो ये कैसे सर्वांगसम होगा बच्चों, ये बच्चों शीर्षाभिमुख कोण है, आप देख सकते हो। ए यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है ना, दोनों दोनों के बीच में, और दोनों अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों। इसलिए त्रिभुज पी क्यू ए जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर एस ए के। लेकिन कौन सी कसौटी से, अब आपको पता है जब हम दो त्रिभुज समरूप करते हैं तो हमें कारण बताना पड़ता है कि कौन सी कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है बच्चों वो कोको कसौटी से समरूप हो जाएंगे, कोण कोण, क्योंकि यहाँ पे हमने दो कोणों की बात की, हमने यहाँ पे भुजाओं की तो बात नहीं की है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोको कसौटी से। अब दो त्रिभुज जब समरूप हो जाते हैं बच्चों, तो फिर आपको पता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं पी क्यू बटे एस आर वो बराबर हो जाएगा एपी बटे ए आर के। तो वो जो खाली कोष्टक है उसमें क्या आ जाएगा, एपी। और कारण क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। करेक्ट, ओके। तो हमने लिख दिया समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है। हम लोग बच्चों, आपको पता है कि जब हम समरूप दो त्रिभुजों को समरूप करते हैं तो उसके बाद हम जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो तीन तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे पी क्यू बटे एस आर बराबर हम लिखते हैं ए क्यू बटे या क्यू ए बटे एस ए भी लिख सकते हैं, और पी ए बटे आर ए भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों अपने को कौन सा लिखना है जो हमको नीचे, आपको देखो हिंट से समझ में आएगा, नीचे ए आर लिखा हुआ है और ऊपर का बॉक्स खाली है। तो ए आर के साथ क्या आएगा, उसकी एककी संगति के अनुसार ए आर के साथ बच्चों क्या आएगा, एपी या पी ए आता है बच्चों। तो ये आपको जरा ध्यान में देना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कोई दूसरी संगत भुजाओं की जोड़ी लिख दो। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि नीचे हमको देखना है कि हमारा हिंट क्या है। तो हमको ए आर दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऊपर ए आर के साथ किसकी एककी संगति बनती है, एपी या पीए के। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब कथन, और हमने कारण भी दे दिया समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है। अब कथन एक में जो है वो हमको ए आर का मान 5 एपी, ये आपको सवाल में दिया हुआ है बच्चों। सवाल में देखिए आप, एस आर बराबर 5 पी क्यू, ये आपको सवाल में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, पी क्यू बटे एस आर बराबर, हम क्या करेंगे, हमने जो एपी या पीए लिखा है ना उसके जगह पे हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे हमारा उसके जगह पे हम ए आर के जगह पे हम 5 एपी को लिख सकते हैं। तो उसको हमको रिप्लेस कर देना है। ठीक है बच्चों, तो एपी एपी जो ए आर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, एक बचेगा। तो एक कोष्टक में आ गया, नीचे क्या हो जाएगा, बटे 5। समझा बच्चों। इसीलिए वापस तिर्यक गुणा एस आर बराबर 5 पी क्यू। तो इस प्रकार से बच्चों हिंट देखते रहो, आपको क्या दिया हुआ है, क्या खाली कोष्टक में पूछ रहा है, वो आपको बाकी जो सवाल है जब आप उस पर विचार करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने कोष्टक दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हर एक कोष्टक के लिए आपको जो है वो हाफ मार्क्स मिल जाएगा। और आपने, आपका अगर 6 जो कोष्टक ब्रैकेट जो कंप्लीट आपने सही लिखा है तो आपको पूरे 3 में से 3 अंक मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय।
इस चैप्टर में बच्चों आपको पता है बच्चों, हमने ज्यामितीय माध्य पहले से पढ़ा हुआ है। तो ज्यामितीय माध्य किसी त्रिभुज में हम किस प्रकार से लगाते हैं, उसका प्रमेय को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, ये हम करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर त्रिभुज जो है आपको डी ई एफ जो है वो दिया हुआ है। डी एफ ई में या डी ई एफ में आपको कोण डी एफ ई का मान जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, और जो एफ जी है वो लंब है किसके, भुजा डी ई के। ठीक है, यहाँ पे कुछ मान भी दिया हुआ है आपको। एफ जी या जी एफ का मान 12 दिया हुआ है और जी डी का मान 8 दिया है। क्या ज्ञात करना है आपको, डीई की लंबाई ज्ञात करनी है। तो डीई की लंबाई हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, देख के ही आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि हमको यहाँ पर ज्यामितीय माध्य का जो प्रमेय है उसका उपयोग करना है। तो बच्चों आपको पता है एफ जी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, डी जी गुणे जी ई, या ई जी भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मान दिया हुआ है, एफ जी का मान कितना दिया हुआ, 12। तो 12 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने जो खाली ब्रैकेट था वहां पे हमने क्या लिखा है, हमारा डीजी, डीजी का मान कितना दिया हुआ है, 8 मिल गया हमको। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे, और जो ईजी का मान है वो क्या हो जाएगा, 12, 12 का स्क्वायर जो है उसको 12 गुणे 12 लिखा हुआ है, और नीचे जो कोष्टक है उसमें क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, पक्षांतर आपने किया है इसलिए। तो ईजी का मान जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 18। लेकिन बच्चों हमको ईजी का मान ही क्या, हमको और आगे करना है, किसका मान निकालना है, हमको बच्चों डी का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है डी जो है, जो पूरी लंबाई है वो दो चीजों को जोड़ करके आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप अगर डीजी और जीई दोनों को आपस में जोड़ देते हो तो आपको जो पूर्ण भुजा डीई है उसकी जो है वो लंबाई आपको ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो पहले से 8 दिया हुआ है। जी का मान आपने अब भी निकाला, कितना निकाला, 18। दोनों को जोड़ दो, आपको कितना मिल जाएगा, 26। तो इस प्रकार से आपके 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हो 6 कोष्टक है यहाँ पे, और 6 पर आधा 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 नंबर आपको मिल जाएगा, और 3 में से 3 पूर्ण अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये एक और उदाहरण है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर चैप्टर का ही है। यहाँ पे आपको त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, ये एक समकोण त्रिभुज है बच्चों। और एक इम्पॉर्टेंट और चीज दी गई है कि जो बीसी का मान है वो एबी के बराबर है। ये कैसे पता चलता है बच्चों आपको, आप देख सकते हो बीसी और एबी दोनों में डबल लाइन किया हुआ है ना, तो इस चिन्ह से हमको क्या पता चलता है कि जो एबी का मान है वो बीसी के बराबर है। ठीक है बच्चों, और जो एसी जो कर्ण है वो करणी में 8 दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है आपको, ए बी और बीसी जो दोनों बराबर भुजा है इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारी कृति कहाँ से शुरू हो रही है, ए बी बराबर बीसी। ए बी बराबर बीसी, ये हमने कुछ किया है बच्चों, नहीं, ये तो हमको सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दत्त या दिया हुआ है। समझ में आया, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, इसका मान आपको दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, लेकिन देखो आप जरा ध्यान दो, जब कोई त्रिभुज समकोण होता है और अन्य दो भुजाएं कर्ण को छोड़कर दोनों सर्वांगसम होती हैं, तो बाकी जो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो ऑटोमेटिक बच्चों 45 डिग्री के हो ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से ऑलरेडी 90 जो है वो हमारा कोण दिया हुआ है, तो बाकी के जो बचे दोनों कोण है वो दोनों का योगफल 90 ही होगा, क्योंकि दोनों भी कोण इक्वली होंगे, क्योंकि अगर भुजाएं सर्वांगसम होती तो उनके कोण भी सर्वांगसम होते हैं, सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। तो 90 का आधा आधा अगर आप कर दोगे, इक्वल इक्वल आप डिवाइड कर दोगे तो आपको 45 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दिया नहीं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से ये 45 आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ए बी बराबर बी सी, यहाँ पर कोष्टक खाली दिया हुआ है, गुणे ए सी। आपको पता है बच्चों 45 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण की 1/करणी में 2 गुनी इतना होता है बच्चों। आपने 30 60 90 का प्रमेय और 45 45 90 का प्रमेय आपको पहले से ही ज्ञात है। तो 45 की सम्मुख भुजा क्या होती है, 1/करणी में 2 गुणे कर्ण। तो यहाँ पे खाली कोष्टक कौन सा दिया हुआ है, सिर्फ 1/करणी में 2, और एसी ऑलरेडी लिखा हुआ है, कर्ण ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो हमें नहीं लिखना है। वापस हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में भी बच्चों सेम ही चीज आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना इसने मान सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, एसी का मान करणी में 8 लिखा है, तो बाकी दूसरे ब्रैकेट में भी आप सेम 1/करणी में 2 ही लिखोगे। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, करणी में 2 है
तो जो है हम इसको, जैसे कि करनी में 8 है, हम इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। ये मैं ओरली आपको बता रही हूँ, ये हमको लिखना नहीं है, पर मैं ओरली आपको समझा रही हूँ। करनी में 8 को हम 4 दूनी 8 यानी कि 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। क्योंकि करनी में 4 का मान 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और करनी में 2 अंदर ही रहेगा। अब करनी में 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। समझ में आया बच्चों आपको? तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको बच्चों 6 जो है वो कोष्टक दिए हुए हैं और 6 के आंसर आपको फिल करना है। तो इस प्रकार से आपको 3 में से 3 अंक जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। ओके बच्चों, और आगे देख लेते हैं। वृत्त चैप्टर का कुछ उदाहरण बच्चों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको आकृति दी गई है जिसमें EF जो है वो GH के समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो जीवा EG है वो जीवा FH के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब मैंने आपको बताया था बच्चों, उपपत्ति है तो हमको जो खाली जो ब्रैकेट है हमको उसमें वो लिखना है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो कहाँ से शुरू होता है। रेख GF खींचिए, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया। जैसे दिया है आपको पता है वैसे का वैसे ही हमें जो है इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे बच्चों आपको 5 कोष्टक दिख रहे हैं। एग्जाम में आपको एक और एक्स्ट्रा इसमें हो सकता है कि आपको ना दिया हो, मतलब टोटल 6 ही कोष्टक जो है वो हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो पहले हम देख लेते हैं। EFG जो है वो बराबर है FGH के। क्यों बराबर होगा बच्चों? क्योंकि ये बच्चों एकांतर कोण है, आपको पता है, अब भी मैंने आपको बताया इसके थोड़े पहले वाले सवाल में कि जब दो भुजाएं सर्वांगसम होती हैं तो बच्चों उनके द्वारा जब दो भुजाएं समांतर हो जाती हैं तो और तिर्यक जो कोई रेखा है यदि उसको प्रतिच्छेदित करती है तो उनके द्वारा जो एकांतर कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। कारण आएगा एकांतर कोण। अब बच्चों आप हम देखेंगे कि कोण EFG और FGH का मान क्या होगा। यहाँ पे कोष्टक में देखो बच्चों, यही मैंने आपको बताया ना कि हिंट आपको दिया हुआ है अंतरलिखित कोण प्रमेय, यानी कि आप समझ जाओ कि EFG दिया हुआ है यानी कि यहाँ पे हमको अंतरलिखित कोण प्रमेय लगाना है। तो आपको पता है कि अंतरलिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित किए गए चाप के माप का आधा होता है। तो अब हमको ये देखना है कि EFG जो है वो कौन से चाप का जो है वो आधा है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। EFG जो है उसमें आपको अंतःखंडित चाप EG नजर आ रहा है, तो हाफ माप चाप EG हम लिख लेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा वाला है कोण EFG, ये हो जाएगा बच्चों हाफ माप चाप FH ये भी अंतरलिखित कोण प्रमेय से। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, जो तीनों भी हमारा जो कथन है उसको हम देखेंगे कि हमको 1 2 तथा कथन 3 से हमें क्या मिलता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर EFG यहाँ पे आपको दोनों भी दिया हुआ है, दोनों भी कोण सर्वांगसम है। तो अगर आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड सर्वांगसम होता है तो बराबर होता है, तो राइट हैंड साइड भी हो जाता है ऑटोमेटिक, यानी कि हाफ मापचाप EG भी हाफ मापचाप FH के बराबर हो जाएगा। तो हाफ हाफ तो यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा बच्चों। तो क्या मिलेगा, जो EG जो मापचाप है वो आपको FH के बराबर मिल जाएगा कथन 1 2 तथा 3 से। अब बच्चों आपको पता है कि यदि दो चाप आपस में बराबर होते हैं तो उनकी जो संगत जीवाएं होती है वो भी बराबर होती हैं। यानी कि अगर जीवा EG है वो सर्वांगसम हो जाएगी जीवा FH के। कारण क्या लिखेंगे, सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपको 5 ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में आपको और एक एक्स्ट्रा कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको जो है वो कोष्टक जो है वो फिल करना है। और एक उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, ये प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का एक उदाहरण है। यहाँ पर O केंद्र वाला वृत्त आपको दिया हुआ है, वृत्त का व्यास। यहाँ पे देखो बच्चों सवाल में हमको दिया हुआ है कि AB जो है वो वृत्त का व्यास है। इसमें अंतरलिखित कोण कौन सा है, ACB है। उसका समद्विभाजक वृत्त को D बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ये भी आपको दिया हुआ है। तो जरा देखो कि सवाल में हमको क्या क्या दिया है। पहली चीज कि जो AB है वृत्त का व्यास है। दूसरी चीज कि अंतरलिखित कोण ACB का समद्विभाजक D पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो रेख AD है वो BD के सर्वांगसम है, वो हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या किया, रेख OD जो है वो खींच लिया। ठीक है, जैसे सवाल में दिया है हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। कोण ACB का माप कितना होगा बच्चों, आपको पता है कि पूर्ण वृत्त का माप जो है वो 360 होता है और अर्धवृत्त का माप जो होता है वो 180 होता है। तो अर्धवृत्त में कोई अंतरलिखित कोण है,
अर्धवृत्त का माप 180 होता है, लेकिन उसके अंदर जो कोण जो अंतर्लिखित होता है उसका मान 90 डिग्री, यानी कि वो समकोण बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ए बी चूंकि व्यास दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि यदि ए बी व्यास है तो कोण ए सी बी क्या है, इसमें अंतर्लिखित, अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण है, तो उसका माप क्या हो जाएगा, 90। पूरे वृत्त का माप 360, अर्धवृत्त का माप 180, और उसके अंदर जो कोण अंतर्लिखित है उसका माप होता है 90 डिग्री, यानी कि वो कोण समकोण होता है। तो पहले कोष्टक में हम लिख देंगे 90 डिग्री। अब बच्चों जो डीसीबी है, डीसीबी, इसका माप बच्चों 45 हो जाएगा। क्यों, क्यों 45 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीडी है वो कोण सी की समद्विभाजक दी हुई है बच्चों। समद्विभाजक यानी कि अगर वो पूरा 90 डिग्री का आपको चाप मिलता है तो हम उसका पूरा हाफ ऑफ कर देंगे, क्योंकि वो उसको दो इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड कर दी, तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब माप चाप डीबी, डीबी कहाँ है, देख लो मेरे साथ, अब डीबी यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब इसका जो माप है वो कितना होगा बच्चों, इसका माप 90 डिग्री होगा अंतर्लिखित कोण प्रमेय से। किस प्रकार से, आपको पता है अंतर्लिखित कोण का माप जो है अंतखंडित चाप के माप के आधा होता है। तो अगर आपको कोण का माप 45 है तो उसके अंदर जो चाप होगा वो उसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। अब कोण डीओबी हमको कितना मिल गया, 90 डिग्री ऑटोमेटिक जो है वो मिल जाएगा चाप की माप की परिभाषा से। इसलिए रेख ओए जो है वो ओबी के सर्वांगसम है। अभी देखो बच्चों, ओ ए और ओ बी आपको ये वृत्त के अंदर दिखाई दे रहा है, दोनों भी बच्चों वृत्त की ही त्रिज्याएं हैं, क्योंकि ओ वृत्त का केंद्र है और ए और बी जो बिंदु है वो वृत्त पर स्थित है, तो ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होगी, तो इसकी दोनों सर्वांगसम है। और जो रेखा ओडी है वो ए बी के लंब समद्विभाजक है, इसलिए हमारा जो रेख एडी है वो रेख बीडी के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, कथन 1 तथा 2 से। समझ में आया बच्चों। तो सेम तरीके से 6 कोष्टक दिया हुआ है, 6 आंसर हमको इसमें फिल करना है। और क्या ध्यान देना है कि हमको ये प्रश्न पूर्ण जो है वैसे का वैसे लिखना भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोष्टक लिखना है, हमको सारे जो पूरा आंसर है वो स्टेप वाइज सारा भी लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते हैं निर्देशांक भूमिति। इस चैप्टर में जो भूमिति रचना है बच्चों, उसमें इस प्रकार से कृति का तो कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 5वां जो चैप्टर है वो ले लिया है। प्रश्न क्रमांक 3 जो है, अगर वो आप चैप्टर 4 से अगर आता भी है तो वो आपको 3B के लिए प्रश्न क्रमांक 3 का जो ब है उसमें आ सकता है। ठीक है, इसमें कृति में बेसिकली वो नहीं पूछा जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं निर्देशांक भूमिति का। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक्स और वाई अक्ष दिए गए हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक भी दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चों एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है ABC। अब इसमें बच्चों हमको AC ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको कृति यहाँ पर दी गई है। पहले आपको क्या दिया है कि त्रिभुज ABC किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, इस प्रकार से होता है बच्चों। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अब वहां ब्रैकेट में क्या आएगा, क्या आएगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है आपका AC है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब AB और BC प्राप्त करने के लिए बिंदु B के निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। B का Y निर्देशांक कितना है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, B के एकदम पैरेलल में देखो आप, X समांतर है, तो X पे जो है वो निर्देशांक कितना बन रहा है आप देख सकते हो। B का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, X पर 2 दिख रहा है और Y पर भी 2 दिख रहा है, तो B का Y निर्देशांक और X निर्देशांक दोनों भी कितना हो जाता है बच्चों, 2 और 2 मिल जाता है। अब हमको ज्ञात करना है AB। AB कैसे मिलेगा बच्चों, हम क्या करेंगे, 3 में से 2 घटा देंगे, कितना मिला 1, तो AB का आपको जो है वो मिल जाएगा मान। उसी प्रकार से BC का कैसे मिलेगा, 2 माइनस 2 कर देंगे और हमको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -2, तो आंसर कितना मिल गया, 4। अब बच्चों हमको क्या करना है, AC का मान ज्ञात करना है ना, तो AC का हमने ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या जो है वो हमको जो मान मिला हुआ है AB और BC का, वो हम लोग फिल कर देंगे 1 और 4, यानी कि 1 का वर्ग और 4 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 17। तो आंसर मिल गया करणी में 17। वो आंसर भी तो आपको लिखा हुआ है, खाली आपको AC स्क्वायर का यहाँ पर मान जो है वो लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों क्या होगा, निर्देशांक भूमिति में भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा बॉक्स दिख रहा है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में 6 बॉक्स ही रहने वाला है।
और एक उदाहरण है बच्चों यहाँ पर सेम निर्देशांक भूमिति का ही। मध्य का एडी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है बच्चों। यहाँ पर हमको त्रिभुज एबीसी दिया है, मध्य का एडी ज्ञात करना है। ए बी सी के जो निर्देशांक है आपको दिए हुए हैं, ए का -1, 1, बी का 5, -3, सी का 3, 5। अब क्या करना है बच्चों, हमको क्या निकालना है, एडी का। तो पहले आपको बच्चों डी का जो कोऑर्डिनेट है निर्देशांक, पहले उसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जो डी का निर्देशांक है वो हमारा x1 y1 है। तो फिर मैंने मान लिया कि डी का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है। अब बच्चों आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि मध्य बिंदु का सूत्र आप पढ़ चुके हो। अगर आपको एडी अगर मध्य का है तो जाहिर सी बात है कि जो डी है वो बीसी का मध्य बिंदु होगा। तो डी का अगर आपको निर्देशांक ज्ञात करना है तो आपको मध्य बिंदु का जो है वो सूत्र लगाना पड़ेगा। तो क्या है मध्य बिंदु का सूत्र, क्या है बच्चों, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो y1 का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र तो लिखा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे मान दिया हुआ है, तो हम लोग को डायरेक्ट मान निकालना है बच्चों। तो x1 का मान इस प्रकार से अगर आप निकालते हो, 5 धन 3 बटे 2 क्या मिल जाएगा, 4। और x1 का मान मिल गया, और y1 का मान कैसे मिलेगा, -3 धन 5 बटे 2 यानी कि 2 बटे 2 अर्थात 1 हो गया। तो x1 का मान ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 4, और y1 का मान ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1। बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर कोई चीज ऐसी होती जो कि आपको सॉल्व करना होता है तो आप उसको अपने रफ जो पेज है उस पर सॉल्व करके यहाँ पे कोष्टक में जो लिखना है आपको उतना ही लिखो। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ दिखाने की, सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि कुछ ऐसा कैलकुलेशन संबंधित कोई चीज आ जाती है तो आप उसको रफ पेज पर सॉल्व करके जितना यहाँ पे कृति दिया है लिखना उतना ही है। भले आपको अगर एक्स्ट्रा सॉल्व करना है तो आप उसको रफ में देख सकते हो सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पर x1 y1 का हमने मान लिख लिया। अब दूरी का सूत्र आपको पता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इस प्रकार से जो है वो आप जो है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है 4 मान, यहाँ पे डायरेक्ट बच्चों मान पुटअप किया हुआ है। तो 4 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -1, इसके नीचे 4 धन 1 यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 का वर्ग, या फिर 4 धन 1 का वर्ग भी आप लिख सकते हो। फिर एडी का मान क्या मिलेगा, करनी में, करनी दिया हुआ है बच्चों तो करनी में 25, जब करनी के बाहर आएगा तब हम लिखेंगे आंसर 5। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चैप्टर और रह गया अपना, 1 मिनट। तो यहाँ पर बच्चों निर्देशांक भूमिति हमने देखा, और लास्ट चैप्टर बच्चा हमारा रह जाता है त्रिकोणमिति का। ये भी हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों एक उदाहरण दिया हुआ है, सिद्ध करना है आपको। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो पहले हम लोग बच्चों यहाँ पे बायां पक्ष लिया है, कृति में जैसा है बिल्कुल हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, कॉट थीटा की जगह पे आपको कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा हुआ है। तो आपको मैंने क्या बताया, हमको हिंट देखना है। कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो अब टेन की जगह पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मान होता है 1। तो अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद हम इसको सेपरेट कर देते हैं बच्चों, तो 1 बटे साइन थीटा अलग हो जाएगा, अलग लिख लेते हैं इसको, और 1 बटे कॉस थीटा को हम अलग लिख लेते हैं। आपको पता है कि 1 बटे साइन थीटा का मान कोसेक थीटा होता है और 1 बटे कॉस थीटा का मान सेक थीटा होता है। तो इस प्रकार से दायां पक्ष भी मिल गया और हमारे 6 के 6 जो कोष्टक हैं वो भी फिल हो गए। तो अगर आपने कहा करेक्ट है सारे 6 कोष्टक तो आपको पूरा 3 अंक जो है वो मिल जाएगा। एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है, हो सकता है कि ये भी इस तरीके से भी पूछा जाए। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। त्रिभुज एबीसी दिया है, समकोण त्रिभुज है, और कोण सी जो है वो थीटा दिया हुआ है। तो आपको पता है त्रिकोणमिति में हम किस प्रकार से इसको करते हैं, साइन थीटा का मान क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। कॉस थीटा क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा क्या है, बीसी, और थीटा की और उसका कर्ण क्या है, एसी। तीसरा, tan थीटा का मान क्या होता है बच्चों, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो थीटा की सम्मुख भुजा ए बी और संलग्न भुजा बीसी। इस प्रकार से 6 कोष्टक जो है वो
आपको फिल करना है, आधा 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 नंबर जो है वो सभी पर मिल जाएगा और आपको पूर्ण 3 अंक जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है वो आपको प्रश्न क्रमांक जो 3 है उसका जो है भाग, वो हम इस प्रकार से करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। आपको जितना भी मैंने कृति इसमें बताया है, इस प्रकार से आप अपने बुक पर आप इसको हल कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप हल नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पर मेरा ये सेशन खत्म होता है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो बच्चे। हाथ उठाओ बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ। किसी को कोई सवाल हो तो हाथ उठाओ बेटा, पूछ लो मैडम से। अंकित दुबे, माइक बोलो बेटा। माइक चालू करो अंकित दुबे। हेलो मैम। हाँ अंकित बेटा बोलो। मैम इसमें मतलब सिर्फ कृति के अलावा और कुछ नहीं आएगा? नहीं बेटा, प्रश्न क्रमांक 3 का अ में कृति ही होता है बेटा। केवल कृति ही आएंगे? हाँ, 2 कृति रहेगा, 2 में से आपको एक करना है, 3 नंबर का रहेगा, ऑप्शन के साथ रहेगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा, गुड लक। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो फटाफट। बोलिए बच्चों, किसी को कुछ डाउट है?